तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बियो सावर्ट्स लॉ और अपन ने बियो सावर्ट लॉ के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। आज अपन उसको एक बार वापस देख लेते हैं, उस डेरिवेशन को वापस एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय द बियो एंड सावर्ट लॉ। तो बियो और सावर्ट लॉ अप्लाई करके अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। So let us suppose this is straight conductor of finite length xy। finite length का मतलब इसकी लेंथ लिमिटेड है, मेजरेबल है। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है xy और पता लगा इस स्ट्रेट कंडक्टर xy में क्या हो रहा है? I एम्पीयर का करंट फ्लो है। इस स्ट्रेट कंडक्टर में क्या हो रहा है? आई एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो लेट अस सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर है XY और इसमें आई एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो और इस साइड से आप बोल के चले गए कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन को क्या करना है? इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं P से क्या करता हूं? इस कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो मैंने क्या करा? इस P से इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और परपेंडिकुलर का फुल पॉइंट क्या आया? O। ठीक है, मैंने कहा लेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया? A। ठीक, तो P इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। मेरे को इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है अभी तक, क्योंकि शायद चैप्टर अपन ने अभी स्टार्ट किया है, 2 क्लासें हुई है, तो मेरे पास जो नॉलेज है वो केवल किसकी नॉलेज है? बियो सावर्ट लॉ की। और बियो सावर्ट लॉ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड तो देता है लेकिन बड़े सारे कंडक्टर की वजह से नहीं देता, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से देता है। तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना आता है लेकिन किसकी वजह से आता है? स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। तो अगर मेरे को इस पूरे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग बियो सावर्ट लॉ, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा लेट दिस straight current carrying conductor XY is made up of number of small current carrying element। तो मैं क्या करूंगा? इस XY को छोटे छोटे स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से मिलकर बना। मान लूंगा कि ये छोटे छोटे स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से मिलकर बना। हर करंट कैरिंग एलिमेंट से, हर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लूंगा बाय यूजिंग बियो सावर्ट लॉ और फिर सबको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए क्या यूज करूंगा? इंटीग्रेशन। मींस मैं क्या करूंगा? इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लूंगा, इससे P पर मैग्नेटिक फील्ड, इससे P पर मैग्नेटिक फील्ड। तो हर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लूंगा। तो पूरे इस कंडक्टर से P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इन सब स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से जो P पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के लिए क्या यूज करूंगा? इंटीग्रेशन।
लेकिन ऐड करने से पहले थोड़ा सा रुकूंगा। थोड़ा सा क्यों रुकूंगा? क्योंकि जब मैं हर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पीपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा और मैं बोलूंगा कि इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पीपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? हर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका क्या आएगा? वेक्टर सम। तो इन हर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पीपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उन सबका क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। सम करने के लिए इंटीग्रेशन तो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ सम कौन सा वाला करना है? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करने हैं तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देखनी पड़ेगी? डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे? हर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से पीपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अपन ये देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या है और अगर किस्मत बहुत अच्छी है इन सब की डायरेक्शन सेम हो तो अपन सब जानते हैं अगर सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इन सब के मैग्नीट्यूड का क्या होगा? सम होगा। बोले तो इनको सिंपल सिंपल ऐड कर देंगे और जब इनको सिंपल सिंपल ऐड करना है तो इन सबका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पीपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। इसके लिए मैंने बोला लेट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो सच अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट AB is shown in diagram। मैंने बार-बार बोलो इतनी देर से बोलो भैया इसमें स्मॉल स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, तो एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने ले लिया AB जिसका लेंथ कितना है? DL। जिसका लेंथ कितना है? DL। अगर इस DL की डायरेक्शन देखूंगा तो DL की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी? करंट की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट AB एक्चुअल में एज यू नो ये AB वास्तव में क्या है? बहुत बहुत छोटा है। ये B बिल्कुल A के बिल्कुल पास में। ये तो मैंने डायग्राम में साफ साफ बना सकूं, साफ साफ आपको दिख सके इसलिए मैंने इतना बड़ा सारा बना रखा है। और असल में ये भी तो बिल्कुल इतना छोटा सा है कि आप नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा तब जाके आपको ये AB में गैप दिखेगा। तो ये मैंने बहुत बड़ा बना रखा है। तो मेरे को क्या करना है? इस AB से इस P पर क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले इस AB के इस एलिमेंट AB के A पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? P से ज्वाइन कर दिया। तो इस एलिमेंट AB के A को P से ज्वाइन करने वाली लाइन AP, इस एलिमेंट AB के A को P से ज्वाइन करने वाली लाइन AP इस परपेंडिकुलर लाइन OP से कितना एंगल फॉर्म करती है? फाइ। ये कितना एंगल फॉर्म करती है? फाइ। तो लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट with the point P makes an angle phi with this perpendicular line। तो phi क्या चीज है? मैं कल बार बार phi पे डिस्कस कर रहा था क्योंकि सारा गेम आगे जाके इस phi का बनेगा। तो phi क्या है? एलिमेंट को P से आप ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन से कितना एंगल फॉर्म करेगी? बोले तो ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी और इस रेफरेंस लाइन से मैं एंगल मेजर करूंगा किसका? लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट P। ठीक है, अब आप एक चीज देख लीजिए, इस एलिमेंट में जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे ये एंगल फाइ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और जब इस एलिमेंट के B पर आ गया तो ये एंगल टोटल एंगल ये हो गया और ये टोटल एंगल ये हो गया। बोले तो इस एलिमेंट AB के B पॉइंट को P से जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन इस परपेंडिकुलर OP से ये एंगल फॉर्म करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इस एलिमेंट AB के A से B पर जाऊंगा, A से B पर जाऊंगा तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट P है ये कितना एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म करेगी? ये मींस यहां से जब मैं यहां पर गया, यहां पर था तो ये एंगल था और जब इस B पर आया तो ये एंगल ये हो गया। बोले तो इस एलिमेंट ने इस P पर कितना एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म किया? ये या ये बोलूं इस एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा। तो इस एंगल को अपन ने क्या बोला?
d5 मींस ये AB एक तरह से इस P पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, d5 फॉर्म कर रहा है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट P कितना है, ये dl वेक्टर का डायरेक्शन है, ये r वेक्टर का डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू एलिमेंट, तो लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, magnetic field at point P due to this line element कितना होगा भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है कि नहीं बात, ये एंगल थीटा है, तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा, इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओ, ये टोटल एंगल कितना है, कितना है 180, उसमें से ये वाला एंगल कितना है थीटा, और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल कितना है अल्फा। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया भैया 180, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, देयरफॉर dp इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 180 माइनस अल्फा अपॉन r स्क्वायर। पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है, sin 180 माइनस अल्फा क्या होता है भैया, sin अल्फा। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इस A से ये जो लाइन BP है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस A से इस लाइन BP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बोले तो ये एंगल कितना है 90। इस परपेंडिकुलर का जो फुट पॉइंट आया इसको मैंने L बोल दिया। चलिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ALB, दिखा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ALB 90 के अपोजिट साइड, ALB में 90 के अपोजिट साइड क्या है AB। अगर मैं इस एंगल अल्फा की बात करूं तो इस अल्फा के अपोजिट साइड क्या है AL। तो अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करता हूं, साइन अल्फा फाइंड आउट करता हूं। साइन अल्फा का मतलब साइन ऑफ अल्फा, बोले तो फॉर एंगल अल्फा फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AL, और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज AB। तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या, AL इक्वल टू AB sin अल्फा। AB क्या बोला है, AB क्या बोला है, लेंथ ऑफ दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, और ये लेंथ कितना है dl। तो अपन बोल सकते हैं AL इक्वल टू कितना हो गया dl sin अल्फा, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, P को सेंटर अज्यूम करते हैं, और P को सेंटर अज्यूम करके R रेडियस का एक सर्कल इमेजिन करते हैं। इमेजिन अ सर्कल of radius r taking P as center। तो P को सेंटर लेते हुए मैंने r रेडियस का ये सर्कल इमेजिन किया, तो पता लगता है इस सर्कल का एक छोटा सा भाग क्या आ गया AL। बोले तो ये AL इस सर्कल की कहां पर आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस पर आ जाएगा, और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर आएगा तो इस AL को अपन इस सर्कल का क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा आर्क। अरे ये जैसे ये P है, थोड़ा सा आर्क छोटा कर दो ना, तो ये A, ये कितना है D। ठीक है कि नहीं बता। तो मैंने क्या करा, P को सेंटर लिया और स्मॉल r रेडियस का सर्कल इमेजिन किया, तो ये जो AL है वो इसकी सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा,
सरकमफ्रेंस पे आने का मतलब ये एल, एक तरह से इसका क्या हो गया आर्क, और इस पर्टिकुलर आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म किया d5। तो बचपन से पढ़ा है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बोले तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बोले तो लेंथ ऑफ रेडियस। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इससे d5 इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देयरफॉर AL इक्वल टू कितना आ गया देखे तो भैया RD5। अरे ये भी AL है, ये भी AL है, तो जब ये AL के इक्वल, अरे ये भी AL के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल ही होंगे। अरे कुछ भी समझ में बात नहीं है तो AL के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो यार। तो RD5 इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो RD5 इक्वल टू कितना हो गया DL sin अल्फा हो गया। तो अपन इस DL sin अल्फा को क्या बोल सकते हैं भैया RD5। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मेरे पास ये DL sin अल्फा रहा, इस DL sin अल्फा को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं RD5। तो देयरफॉर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL sin अल्फा को मैंने क्या राइट डाउन कर दिया RD5 अपॉन R स्क्वायर। एक R से R क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब फिर राइट एंगल ट्रायंगल देखना POA, एक बार फिर राइट एंगल ट्रायंगल देख लो POA। दिखा भैया लोगों, दिखा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये 90 है क्योंकि यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। इस एंगल फाइ के लिए ये परपेंडिकुलर और रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल POA cos फाइ इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फाइ के लिए ये तो परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, तो बेस क्या हो गया भैया OP और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AP। OP क्या बना है देख के बताओ, OP क्या बना है A और AP क्या बना है R। तो R इक्वल टू क्या हो गया A अपॉन cos फाइ। थोड़ा सा मैं आपको R और A के बारे में बता दूं। R क्या चीज है एलिमेंट का P से डिस्टेंस, और A क्या चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड पॉइंट। बोले तो P का इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं बात। तो ये R इक्वल टू क्या हो गया A अपॉन cos फाइ। R के लिए जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे A अपॉन cos फाइ, तो cos फाइ पलट के कहां चल जाएगा ऊपर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos फाइ पलट के ऊपर चला गया, और यहां केवल क्या रह गया A। R को रिप्लेस करेंगे ना A अपॉन cos फाइ, तो cos फाइ तो ऊपर और A यहां का यहीं रह गया। तो भैया लोगों ये क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट एट पॉइंट P। तो जैसा मैंने कल भी बोला था आज भी बोलूंगा, अरे ये भी तो ये भी तो dB है, ये भी dB है। बोले तो ये क्या था प्रियो समर लॉ से मैंने निकाला क्या था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये भी इसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी इसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड है। अरे dB को तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये दोनों ही इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दोनों ही करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो बात आती कि इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों गई, यही था मेरे पास। तो इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों गई, उसके पीछे क्या रीजन था। मेरे को इस एलिमेंट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं करना, मेरे को किसकी वजह से फाइंड करना है, इस पूरे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो मैंने इस पूरे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। उसके लिए क्या करना था, स्मॉल स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेने थे, ईच करंट कैरिंग एलिमेंट से प्रोड्यूस P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, फिर उनका वेक्टर सम करना था, और डायरेक्शन सेम हो तो सिंबल सिंबल ऐड करना था, और ऐड करने के लिए क्या यूज करूंगा इंटीग्रेशन। तो इस पूरे की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा, एक स्मॉल
लाइन एलिमेंट ले लिया, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया कि मैंने कहा कि इससे इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लो, फिर इसी तरह से दूसरों से भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। तो अगर मैं ऐड यही सीधा सीधा यही ऐड कर देता, क्योंकि मेरे को तो पूरे कंडक्टर से फाइंड आउट करना है, और सीधा सीधा यही ऐड कर देता तो मेरा तो बेल्ट बच जाता, क्योंकि ऐड करने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करने बैठता तो मेरा दिमाग खराब क्यों, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा और आर अलग अलग होगा। कैसे कैसे वो देखिए, ये पॉइंट पी था, अगर एलिमेंट में यहां लेता तो आर ये होता, और थीटा क्या होता, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा होता। यहां पर एलिमेंट लेता तो आर की वैल्यू ये होती, और थीटा क्या होता, ये एंगल। यहां लेता तो ये डीएल वेक्टर होता, तो ये आर होता और ये थीटा होता। यहां लेता तो ये आर होता और ये थीटा होता। तो साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल अलग अलग ही दिख रहे होंगे, सेम तो नहीं दिख रहे ना, अंधे को अलग अलग दिखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए थीटा डिफरेंट डिफरेंट होता, बोले तो थीटा वेरिएबल होता, और साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट की इस पी से डिस्टेंस भी अलग अलग होती। बोले तो जब इसका इंटीग्रेशन करता तो आर और थीटा दोनों वेरिएबल होते, आर और थीटा दोनों साथ साथ चेंज होते। तो भैया यहाँ दो वेरिएबल आ गए, और दो वेरिएबल आ गए तो इंटीग्रेशन में नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इस को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी रामायण गानी पड़ी। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्रीपर कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन डी है। अब इससे फायदा क्या हुआ देखना, इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान रखना, ए क्या चीज है, पी का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एलिमेंट से डिस्टेंस नहीं है, एलिमेंट से डिस्टेंस तो क्या है आर, और ए क्या है, पी का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब क्या होगा देखिएगा, देखिएगा क्या होगा, ये पी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। तो अगर मैंने ये लाइन एलिमेंट लिया, ये लाइन एलिमेंट लिया, तो फाई क्या चीज है, फाई को अच्छे से समझ लो, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूले में फाई आने वाला है। तो फाई क्या चीज है, मैं इस एलिमेंट को पी से ज्वाइन करूंगा, और ये लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट पी इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगी, ये फाई होगा, ठीक, ये फाई हो गया। और ए क्या होगा, पी की कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं एलिमेंट ये लूंगा, क्योंकि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेने, एलिमेंट ये लूंगा तो फाई क्या होगा, एलिमेंट को पी से ज्वाइन करूंगा, तो ये जो लाइन एलिमेंट को पी से ज्वाइन करिए वो इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगी ये फाई होगा, और ए क्या होगा, पी का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पता लगा क्या हुआ, मैं इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे गया तो फाई की वैल्यू तो क्या हो गई, चेंज हो गई, नो डाउट। यहाँ फाई की वैल्यू कम है और यहाँ पर फाई की वैल्यू ज्यादा है, तो फाई तो वेरी कर रहा है, लेकिन एलिमेंट चाहिए हो, ए तो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले तो ये तो इस और इस एलिमेंट के लिए क्या रहेगी सेम। अगर मैं नीचे वाला एलिमेंट ले लेता तो फाई क्या होता, फाई क्या होता, इस एलिमेंट को पी से ज्वाइन करूंगा, ये लाइन फाई क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट पी मैक्स एंगल विद दिस परपेंडिकुलर लाइन ओपी। तो फाई मेजर करने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट को पी से ज्वाइन करेंगे, और जो लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगी। तो फाई मेजर करने के लिए मैं इस लाइन का एंगल कहां से मेजर करूंगा, कहां से मेजर करूंगा, इस परपेंडिकुलर लाइन से। तो अगेन ये फाई अलग हो गया, लेकिन ए तो अभी भी ये एलिमेंट लिया तो फाई क्या होगा, ये पर ए तो यही है, यहां पर एलिमेंट लूंगा तो फाई तो क्या होगा, ये ए तो यही है, यहां लूंगा
तो फाई तो क्या होगा ये, लेकिन ए तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए फाई का डिफरेंट डिफरेंट होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन ये ए वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं एलिमेंट चाहे कोई सा भी ले लूं, कहीं पर भी ले लूं, ए तो क्या चीज है, पी का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हर एलिमेंट के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मींस अब मेरे पास केवल क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया फाई। मैं इस कंडक्टर पर जैसे जैसे अलग अलग स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लूंगा, केवल फाई चेंज होगा, बाकी सब चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जैसे ही नीचे नीचे वाला स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे, तो इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए फाई क्या होगा, इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट को P से ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन ज्वाइनिंग द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट विद द पॉइंट P, बोले तो लाइन XP, इस परपेंडिकुलर लाइन OP से जो एंगल फॉर्म करेगी। फाई मेजर करने के लिए एंगल कहां से मेजर करना है, परपेंडिकुलर लाइन से। किसका मेजर करना है, लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट P। तो ये इस लाइन से एंगल मेजर करेंगे, यहां पर आएंगे, तो लेट अस सपोज फाई का ये वैल्यू कितना है, 5। ठीक, अपन जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, फाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, फाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और बिल्कुल ऊपर ही ऊपर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर पहुंच जाएंगे। यहां पर एलिमेंट लेंगे, तो इस एलिमेंट को P से ज्वाइन करेंगे, ये लाइन बाय P इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगी, ये फाई। तो जब अपन इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में x से y पर जाएंगे, बोले तो एक एंड से दूसरे एंड पर जाएंगे, तो 5 की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, 5 से लेकर 5 तक चेंज होगी। अब गौर फरमाइएगा, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, बोले तो 5 में यहां से मेजर कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, ये मेरी 0 डिग्री वाली लाइन है, तो अगर मैं ये लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट और पॉइंट ये P है, तो यहां से मैं चला इस डायरेक्शन में, और अगर लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट विद द पॉइंट P है, तो यहां से चलूंगा इधर। बोले तो इस रेफरेंस लाइन से एक बार मेरे को क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल में कॉन्सेप्ट है कि एंगल के लिए रेफरेंस लाइन होगी, और रेफरेंस लाइन से अगर आप एक डायरेक्शन में चलने पर पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर आप क्या लेंगे, नेगेटिव। तो चूंकि मैंने रेफरेंस लाइन में क्लॉकवाइज चलने पर इस एंगल को पॉजिटिव लिया है, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, और रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर एंगल को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो भैया लोगों, ये तो केवल क्या है, इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड आया, मेरे को तो इस पूरे कंडक्टर की वजह से फाइंड आउट करना है। तो मैं इसी तरह से स्मॉल स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच करंट कैरिंग एलिमेंट से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लूंगा। तो टोटल से फाइंड आउट करने के लिए इन सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। और ऐड करने से पहले भी थोड़ा सा रुको, क्या चेक करो कि क्या सबकी वजह से इस P पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होगा तब सीधा सीधा ऐड कर देंगे, और सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो फिर आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, और वेक्टर सम करने का सबसे अच्छा मेथड रिजोल्यूशन। फिर तो मेरे को तोड़ने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो मेरी किस्मत अभी बहुत अच्छी है कि चाहे मैं कोई सा भी करंट कैरिंग एलिमेंट ले लूं, उससे P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में। कैसे है, ये P है, ठीक है, ये मेरे करंट x से y की तरफ जा रही है, करंट x से y की तरफ जा रही है। ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, तो ये dl वेक्टर, और ये क्या हो गया, r वेक्टर। तो अपन को पता है कि सावर्ट साहब क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dl क्रॉस r। चारों फिंगर्स dl की तरफ कर दी, कट कर दिया r की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, अंदर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा भैया, अंदर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर। इसका मतलब आप इस कंडक्टर में कोई सा भी करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, सबकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं ढंग से बोलूं
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ईच स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर सम, लेकिन मेरे को पता लगा रहे सबके डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड सिंपल सिंपल ऐड कर दो। इनके मैग्नीट्यूड सिंपल सिंपल ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट कराऊं, इंटीग्रेट करने का मतलब एडिशन। किसको इंटीग्रेट कराऊं, हर एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो B इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन dV, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos फाई d फाई अपॉन a। तो जब अपन इस कंडक्टर में x से y पे जाएंगे तो क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चेंज हो रहा है, अगर मैं अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूं तो क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग अलग है, नहीं। क्या मैंने एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट लिया, क्या करंट अलग अलग है, नहीं। ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, क्या सबके लिए ए अलग अलग है, नहीं है। इसका मतलब ये सब चीजें तो क्या बताई, कांस्टेंट बताई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए तो बाहर आ गया, अंदर केवल क्या रह गया, cos फाई d फाई। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट्स किसकी लगेगी, फाई की। तो देखिए फाई की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो जब अपन x से y तक है, तो जब अपन x पर है तो फाई की वैल्यू कितनी है, फाई 1, और जब बिल्कुल ठेठ y पर चल जाएंगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 2। तो बोले तो फाई की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, फ्रॉम -फाई 1 टू +फाई 2। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। ये डेरिवेशन हमने कल कर लिया था, ये आज आपको मैंने रिवाइज कराया है, ठीक है कि नहीं बात, क्योंकि कल मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया था, तो ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो धन चक्र आ जाते हैं, तो आज थोड़ा कम डिटेल में गया, आज में फिर भी चला ही गया मैं थोड़ी ज्यादा डिटेल में। तो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। तो पता लगा, क्या पता लगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, P का जो कंडक्टर से डिस्टेंस है ना उसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से जो आया था ना वो डिस्टेंस की स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अरे व्यूअर्स आवर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन यहां प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन a आया है। अब आपको ये फाई 1 और फाई 2 मेजर करना है, तो आप फाई 1 फाई 2 क्या होंगे, कंडक्टर के जो दोनों एंड्स है, कंडक्टर के जो दोनों एंड्स है, इन दोनों एंड्स को आप P से ज्वाइन करेंगे और P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फाई 1 क्या होगा, इसकी एक एंड को P से ज्वाइन करने वाली लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगी, और फाई 2 क्या होगा, इसके दूसरे एंड को P से ज्वाइन करने वाली लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगी। बोले तो फाई 1 और फाई 2 कहां से मेजर करने हैं, पहले सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। बोले तो P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन से अपन फाई 1 फाई 2 मेजर करेंगे। फाई 1 के लिए क्या करेंगे, इसके जहां से करंट एंटर हो रही है इसके इस एंड को P से ज्वाइन करेंगे, तो यहां से ये जो एंगल आएगा वो फाई 1, और इसके दूसरे एंड को जहां पर करंट जा रहा है उसके उस एंड को P से ज्वाइन करेंगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म करेगा YP। बोले तो फाई 2 क्या होगा, एंगल बिटवीन OP एंड YP, और फाई 1 क्या होगा, एंगल बिटवीन OP एंड XP। क्लियर। तो ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। तो स्टूडेंट्स अपन ने देख लिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा,
b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये क्या चीज है? इस पॉइंट का इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो a फाइंड आउट करने के लिए अपन सबसे पहले p से क्या करेंगे, इस कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, a। बोले तो p का इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाई 1 फाई 2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिस एंड से करंट कंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है उस एंड को अपन ने x बोला, इस x को p से अपन ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लाइन xp है इस परपेंडिकुलर लाइन OP से ये जो एंगल फॉर्म करेगी ये फाई 1। इसका नेगेटिव साइन हमने डेरिवेशन में ले लिया है, तो अब इस एंगल को पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाई 2 क्या चीज है, ये जो दूसरा एंड है जिस एंड की तरफ करंट जा रहा है इसके इस एंड को P से जो लाइन ज्वाइन करेंगे तो लाइन YP इस परपेंडिकुलर लाइन OP से ये जो एंगल फॉर्म करेगी ये फाई 2। मींस फाई 1 मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर लाइन OP से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और फाई 2 मेजर करने के लिए फाई 2 क्या है, इसके जो दूसरा एंड है y को P से जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन का इस OP से जो एंगल आएगा उस एंगल को मेजर करने के लिए इस लाइन OP से हम कौन से डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो ये मेरा फाई 2 होगा। क्लियर? लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है c, बोले तो इस कंडक्टर की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है c और ये लेंथ कितनी है b। बोले तो आपके इस परपेंडिकुलर ने इस कंडक्टर को b और c के रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस कंडक्टर की लेंथ को b और c के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो कंडक्टर की ये वाली लेंथ तो b है और ये वाली लेंथ c है। तो साफ पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 साइन फाई 1 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन फाई 1 बोले तो साइन ऑफ फाई 1 बोले तो एंगल 5 के लिए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। फाई 1 के लिए परपेंडिकुलर तो b हो गया, हाइपोटेन्यूज c हो गया। अगर ये a है ये b है तो ये कितना हो गया, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो साइन फाई 1 कितना हो गया, b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस साइन फाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये c ये a है तो ये क्या हो गया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी ना, तो c अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आप लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब कंडक्टर की ये लेंथ गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और पता लगा ये जो P है, अगर ये लाइन ये जो पॉइंट P है इस कंडक्टर को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है उस लाइन पर हो तो इफ पॉइंट P is lies on the perpendicular bisector of this current carrying conductor, तो अगर आपका ये P इस कंडक्टर को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है उस लाइन पर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस कंडक्टर को बाइसेक्ट करती है, बोले तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बोले तो जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है। मींस अगर ये लेंथ b है तो ये लेंथ भी b हो गया। तो अगर आपका पॉइंट P कहां पर है, इस कंडक्टर को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है उस लाइन पर है, तो कंडक्टर का ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा, सेम, क्योंकि ये वाली लाइन इस कंडक्टर को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो नो डाउट ये B और ये A है। तो अगर अपन ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो परपेंडिकुलर दोनों केस में सेम है, बेस दोनों केस में सेम है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं बात?
तो ये और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और ये भी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उस केस के अंदर φ1 और φ2 दोनों सेम, तो sin फाइव प्लस sin फाइव कितना हो जाएगा 2 sin फाइव, और 2 sin फाइव हो जाएगा। तो भैया लोगों b इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट आई, और ये 2 से 4 कितने टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, 2 पाई a। sin फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस फाइव के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो हो गया b, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर पॉइंट P इस कंडक्टर को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली लाइन पर है उस पर सिचुएटेड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब अपन थोड़ा सा और स्पेशल केस देख लेते हैं। थोड़ा सा और स्पेशल केस देखते हैं, और अपन अब बात करते हैं कि आपका जो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो क्या होता, तो if straight current carrying conductor is of infinite length, तो अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो क्या होता, तो देखिएगा ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होने का मतलब इसके दोनों एंड के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता। बोले तो ये वाला जो एंड है x, ये पाताल लोक में होता, और ये जो y वाला एंड है वो आकाश लोक में होता। बोले तो इसके दोनों एंड का आपको कोई पता नहीं, और श्योर पता ही नहीं कि ये वाला एंड कहां पर है और ये वाला एंड कहां पर है। तो अगर आपका कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से क्या करूंगा मैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन OP हो गई, और ये डिस्टेंस कितना हो गया a। मेरे को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a sin φ1 प्लस sin φ2। तो अगर आपका जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो देखते हैं कि φ1 और φ2 क्या होते। तो गौर फरमाइएगा अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर ये वाला एंड y यहां पर होता, ये वाला एंड y यहां पर होता, तो φ2 क्या होता, इस y को आप P से ज्वाइन करते, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग y एंड P है इस परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन कर फॉर्म करती है, ये φ2 होता मेरा। अगर आपका y ये वाला पॉइंट होता तो φ2 ये होता। तो आपने देखा जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, लाइन ज्वाइनिंग y एंड P ये थोड़ा थोड़ा सीधा होता जा रहा है। अगर ये y इस रूफ पर होता तो इस रूफ पर होता तो ये लाइन जाती, ये लाइन और सीधी हो गई। लेकिन अगर ये y बिल्कुल इनफाइनाइट पर होता तो इस पॉइंट को y से ज्वाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, इस कंडक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इस कंडक्टर का ये y एंड ऊपर जाता जा रहा है तो ये जो लाइन है ये थोड़ी सीधी होती जा रही है, ये और ऊपर जाएगा तो ये लाइन और सीधी होगी, और जब ये y इनफाइनाइट पर चल जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होकर इस कंडक्टर के पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन कहां जाकर इंटरसेक्ट होगी, इनफाइनाइट पर। तो अगर मेरे को इस P को इस y इसके दूसरे एंड से ज्वाइन करना है और ये एंड कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, P से इस कंडक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल लाइन कहां पर जाके मिल जाएगी, इनफाइनाइट पर जाकर मिल जाएगी, और इनफाइनाइट पे काम क्या है, इस कंडक्टर का ये दूसरा एंड है। तो भैया अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग होता तो y को P से ज्वाइन करने वाली लाइन
इस कंडक्टर के पैरेलल होती, इस कंडक्टर के पैरेलल होती, तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो लाइन YP है, ये जो लाइन YP है, इस परपेंडिकुलर लाइन OP से कितना एंगल फॉर्म करती 90। तो फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 90। अगर इसका ये वाला एंड x यहां पर होता जहां से करंट एंटर करिए, एंड x यहां पर होता, तो ये फाई 1 होता, क्योंकि फाई 1 कहां से मेजर करना है, या फाई 2 कहां से मेजर करना है, इस लाइन OP से। अगर ये एंड यहां पर होता तो फाई 1 ये होता। तो जैसे जैसे ये वाला एंड नीचे जाता जाएगा, आप देखते जा रहे हो, ये फाई 1 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर ये एंड बिल्कुल पाताल लोक पे चला जाएगा, तो अगर P को मेरे को x से मिलाना है और x कहां पर है, पाताल लोक पर बहुत नीचे है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यही पैरेलल लाइन जाकर इस कंडक्टर के x एंड पर जाकर मिल जाएगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस कहां जाकर मिलती है, इनफाइनाइट पर। तो फाई 1 कितना होगा, ये लाइन XP OP से जो एंगल फॉर्म करेगी वो फाई 1 होगा। तो फाई 1 कितना हो गया 90। तो अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 होंगे। साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 को बोले तो 2, तो कितना हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 2, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो कितना हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। अब अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का ना होकर हाफ इंफिनिटी होता तो क्या होता, हाफ इंफिनिटी होता तो क्या होता, देखते हैं। हाफ इनफाइनाइट होता तो क्या होता भैया, हाफ इंफिनिटी का मतलब क्या है, हाफ इंफिनिटी का मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका एक एंड तो पता है कि वो एंड का है, लेकिन दूसरे एंड के बारे में पता नहीं है। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ जिसका एक एंड तो पता ही है और दूसरा एंड कहां पर है, इनफाइनाइट पर। अब अगर मेरे को इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, ये आ गया ये। फाइबर मेजर करने के लिए मैं x को P से ज्वाइन करूंगा, तो x पे को पता है, तो मैंने खटाखट x को P से ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन XP इस OP से जो एंगल फॉर्म करेगी ये फाई 1 होगा, और फाई 2 क्या होगा, y को P से ज्वाइन करूंगा तो YP इस OP से जो एंगल फॉर्म करेगी, y कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, तो P से y को ज्वाइन करना है तो कंडक्टर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये y की लाइन YP हो गई, तो ये लाइन YP OP से कितना एंगल फॉर्म करिए 90। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। लेकिन अगर हाफ इनफाइनाइट है तो फाई 2 कितना हो गया 90, sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो भैया इस फाई 1 को फाई 1 नहीं लिखकर सिंपल फाई लिख दूं, तो क्या फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a sin फाई प्लस 1। ठीक है, अब इसी में एक और स्पेशल केस हाफ इंफिनिटी है, हाफ इंफिनिटी है लेकिन पॉइंट P इसके इस x एंड के सामने है, क्योंकि ये वाला एंड तो पता है, ये वाला एंड तो पता ही नहीं है। तो पॉइंट P अगर इस x एंड के सामने तो क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। अगर ये पॉइंट P यहां पर होता तो OP ये होता, XP होता, तो ये फाई होता। पॉइंट P अगर यहां पर होता तो ये OP होता, ये XP होता तो फाई होता। और अगर पॉइंट P
बिल्कुल इसके सामने आ जाए, बिल्कुल x के सामने आ गया, तो पॉइंट P बिल्कुल x के सामने आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाफ इनफाइनाइट है, एक एंड पता है, दूसरा एंड पता नहीं, और अब की बार पॉइंट P इस जो एंड आपको पता है, फाइनाइट एंड जो आपको पता है उसके बिल्कुल सामने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस P से इस कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ गया OP। तो फाइव मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, x को P से ज्वाइन करूंगा और ये चेक करूंगा कि XP OP से कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो पता लगा इस पर्टिकुलर केस में तो यही OP है और यही XP है, तो OP और XP दोनों लाइनें क्या हो गई, एक दूसरे पर ओवरलैप हो गई। तो फाइव कितना हो गया, 0। यूं समझिए ये पॉइंट P था, ये O था, ये X था, तो ये 5 था, ठीक है ना। अगर ये कंडक्टर X का एंड यहां पर होता तो 5 ये होता, X यहां पर होता तो 5 ये होता। तो जैसे जैसे ये वाला एंड ऊपर जाता जा रहा है, बोले तो P की तरफ जाता जा रहा है, यहां पर होता तो 5 ये होता, और अगर X यहां पर होता तो यही OP होता और यही XP होता। तो भैया ये OP है और ये XP है, अगर ये X ऊपर ही आ जाएगा तो XP और OP दोनों सेम, और XP और OP सेम, तो ये एंगल 5 1 डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, 0। तो 5 1 तो 0 हो गया, और चूंकि ये वाला एंड इनफाइनाइट पर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला एंड इंफिनिटी पे है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए कंडक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 5 2 कितना होगा, 90, क्योंकि 5 2 मेरे को कहां से मेजर करना है, OP से इसका YP का, तो 5 2 कितना हो गया, 90। तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A sin phi 1 के लिए तो 0 प्लस sin phi 2 के लिए कितनी होगी 90, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। तो B इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाए, अगर आपका कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता, अगर आपका कंडक्टर पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग होता तो 5 1 भी 90 होता और 5 2 भी 90 होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। लेकिन अगर आप इस पूरे इनफाइनाइट कंडक्टर में से आधा ये कंडक्टर हटा देंगे, तो आधा कंडक्टर हटा देंगे, सिचुएशन आ गई। तो जब पूरे कंडक्टर की वजह से, पूरे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, ये आ रहा था। तो अगर मैं आधा कंडक्टर हटा दूंगा तो अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड केवल हाफ इंफिनिटी की वजह से आएगा, और हाफ इंफिनिटी की वजह से आएगा तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे का कितना हो जाएगा, हाफ, और पूरे का हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो आप यूं बोल सकते हैं इस हाफ इंफिनिटी की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, ये हाफ इंफिनिटी और है, इसकी वजह से भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो दोनों की वजह से मिलकर कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो आज इतना सही पढ़ते हैं, फिर कल आगे स्टडी